कमरे का सन्नाटा गहरा गया। कना की आंखें अब जलने लगी थी। पूरी दुनिया के लिए जिसकी पहचान एक पक्के शराबी की है, वो आज इन चार दीवारों के अंदर इज्जत की बात कर रहा है। वह एक कदम आगे बढ़ी। जिस दिन तुम अपनी कमाई से अपनी पत्नी और बेटी के मुंह में खाना डाल सकोगे, उस दिन इज्जत के साथ मेरे लिए लड़का ढूंढ कर लाना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अब भी तेज थे। आज अगर मैं शादी करके चली जाऊं, तो कल खाने के लिए तुम्हें दर दर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। कना की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक चटाक थप्पड़ की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। प्रियंका देवी डर से कांप उठी। प्रदीप बाबू गुस्से में थर थर कांप रहे थे। उनका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में आग भरी हुई थी। कना के गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे। यह सब देखकर लड़के वालों के चेहरे सख्त हो गए। उनमें से एक आदमी कर्कश आवाज में बोला, अगर हमें बुलाकर अपनी बेटी से इस तरह अपमान ही करवाना था, तो बुलाने की जरूरत ही क्या थी। दूसरा आदमी नाराजगी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलो, यहाँ बैठकर और तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे लोग तेज कदमों से घर से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। प्रदीप बाबू का गुस्सा अब जैसे पूरी तरह भड़क उठा था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। वह तेज कदमों के साथ कन्या के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। दांत भींचते हुए वह कन्या से बोले, शराब खाने से हो या फिर जहन्नुम से, मैं जिसे भी चुनूंगा, तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। मेरे घर में रहेगी, मेरा खाएगी और मुझे ही अपमान करेगी। इतनी हिम्मत आ गई है तेरी? कन्या ने बिना किसी डर के सीधे उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ बाबा, सच बोलने की हिम्मत मुझ में हमेशा रही है, और आपकी एक गलती भी सुधार देती हूँ। मैं आपका नहीं खाती, बल्कि आप मेरा खाते हैं। उसकी आवाज और कड़ी हो गई। ये जो बोतल बोतल शराब आप गले के नीचे उतारते हैं, वो या तो मेरे पैसों से आती है, या फिर माँ के किसी ना किसी गहने को बेचकर। आपको शर्म आनी चाहिए। कना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चटाक प्रदीप बाबू का हाथ जोर से कना के गाल पर पड़ा। उसके गोरे गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे। पूरा घर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। कना का चेहरा कठोर हो गया। उसने होंठ भींच लिए और गाल में उठती जलन और दर्द को चुपचाप सहने लगी। लेकिन उसने ठान लिया था कि इस आदमी के सामने वह अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने देगी। कभी नहीं। कमरे की भारी खामोशी को तोड़ते हुए प्रियंका देवी अचानक बोल उठी, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाते हो क्यों? उसने गलत क्या कहा? उनकी आवाज में दर्द और आक्रोश दोनों थे। इन कुछ सालों में तुमने कभी पूछा कि घर कैसे चलता है? तुम तो बस आकर खाना खा लेते हो। कभी जानने की कोशिश की कि वो खाना कहाँ से आता है? प्रियंका देवी की आंखें भर आईं। सब तो कना ही संभालती है। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि प्रदीप बाबू गुस्से से गरज उठे, चुप, बिल्कुल चुप। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी तरफ से एक शब्द भी सफाई में मत बोलना। तुम लोग क्या सोचते हो वो बाहर क्या करती है? मुझे कुछ पता नहीं? उन्होंने तिरस्कार से कन्या की तरफ देखा। सब खबर मेरे कानों तक पहुंचती है। ट्यूशन के उन 2 पैसों से एक महीने का खर्च नहीं चलता। उनकी आवाज और जहरीली हो गई। वो लड़की भी अपनी माँ के दिखाए रास्ते पर ही चल रही है। दूध पिलाकर तुमने काला सांप पाल रखा है। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा। माँ तो उछलती कूदती किसी और का हाथ पकड़कर चली गई और इस मुसीबत को मेरे गले में डाल गई। कुछ पल के लिए वह रुके, फिर लगभग जहर उगलते हुए बोले, इससे तो अच्छा था कि यह मर ही जाती, तब सारी झंझट खत्म हो जाती। इतना कहते कहते प्रदीप बाबू अचानक चुप हो गए। क्रोध के बस में आकर उन्होंने क्या क्या कह दिया। क्या इतने दिनों से छुपाकर रखा हुआ सच आज यूं ही सामने आ गया? एक पल के लिए प्रदीप बाबू के मन में हल्का सा डर जरूर जागा, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को समझा लिया। जाने दो, एक दिन तो सच सामने आना ही था। उनके मन में कड़वाहट और भी गहरी हो गई। उस माँ की बेटी है। इससे पहले कि मेरे मुंह पर कालिक पोते, मैं इसकी शादी करके ही रहूंगा, और ऐसी जगह करूंगा जहां इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। उनकी आंखों में नफरत भर आई। इसकी माँ ने मुझे धोखा देकर तो अपनी राह बना ली, लेकिन उस धोखे की कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। वह बड़बड़ाते हुए बोले, जब चली ही गई थी तो फिर वापस आकर मेरे सीने में आग क्यों लगा गई? नहीं, अब मुझे शराब चाहिए, वरना यह जलन शांत नहीं होगी। अपने ही शब्दों में डूबे हुए प्रदीप बाबू बड़बड़ाते बड़बड़ाते शराब खाने की ओर चल पड़े। प्रदीप बाबू तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक बिल्कुल स्तब्ध कना को। वह वहीं खड़ी रह गई, किंग कर्तव्य विमूढ़। उसकी आंखें सामने की उस दीवार पर टिक गईं,
जिसकी चूना सुर्खी जगह जगह से झड़ चुकी थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके दिमाग में बार बार पिता के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, माँ तो किसी और का हाथ पकड़कर चली गई, इसका मतलब क्या है? कन्ना की सांसें जैसे रुक गई। माँ तो यही है, उसके सामने खड़ी है। फिर बाबा किसके बारे में कह गए, और किसके लिए उन्होंने उसके मर जाने तक की बात कह दी? अब कणा की आंखों में सवाल ही सवाल थे। तभी कणा प्रियंका देवी की आवाज सुनकर जैसे उसकी तंद्रा टूटी। प्रियंका देवी घबराई हुई आवाज में बोली, कणा बेटा, ये सब बिल्कुल सच नहीं है। तेरे पिता ने आज गले तक शराब पी रखी है, इसलिए उल्टा सीधा बोल गए। उनकी हर बात झूठ है, सब झूठ। बोलते बोलते प्रियंका देवी का गला सूखने लगा। अतीत की वो पुरानी यादें एक एक कर उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया, उन परछाइयों को कना की जिंदगी पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। सच उसे कभी नहीं जानने दूंगी। कना ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? उसकी आंखों में बेचैनी और दर्द साफ था। अगर तुम मेरी माँ नहीं हो तो मेरी माँ कहाँ है? वह धीमे मगर टूटे हुए स्वर में बोली। पापा चाहे नशे में हो, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं कहा। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। फिर अब क्या छुपाना? ये सुनते ही प्रियंका देवी घबरा गई। उन्होंने जल्दी जल्दी कन्या के बालों और चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तू? माँ। उनकी आंखें भर आईं। क्या सिर्फ पेट से जन्म देने की ही कोई माँ बन जाती है? उनकी आवाज भावनाओं से कांपने लगी। तुझे तो मैंने अपने इन हाथों से धीरे धीरे बड़ा किया है। मेरे ही हाथ पकड़कर तूने चलना सीखा है। पहली बार अक्षर पहचानना भी मेरे ही हाथों से सीखा। वह रुककर कन्या की आंखों में देखने लगी। जब तू खुद से खाना भी नहीं खा पाती थी, तब मैं ही तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तुझे जब भी बुखार आता था, मैं पूरी पूरी रात जागकर तेरे सिर पर पानी की पट्टियां रखती थी। उनकी आवाज और भी नरम हो गई। तेरे इम्तिहान के दिनों में मैं भी तेरे साथ रात रात भर जागती थी, और परीक्षा खत्म होने के बाद छुट्टियों की कितनी ही शामें हमने साथ बैठकर लूडो खेलते हुए बिताई हैं। प्रियंका देवी की आंखों से अब आंसू बहने लगे। क्या यह सब सिर्फ एक जिम्मेदारी थी? उन्होंने कन्ना का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। इतने सालों में तुझे मेरे अंदर अपने लिए ममता महसूस नहीं हुई? क्या कभी तुझे लगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? उनकी आवाज भर्रा गई। किसी भी बात में क्या तुझे मेरे प्यार की कमी महसूस हुई? कना, बोल। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कोई औरत बिना जन्म दिए भी किसी बच्चे को माँ की तरह प्यार और ममता से पालती है, तो क्या वो माँ नहीं कहलाती? उनकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया। क्या सिर्फ पेट से जन्म देने से ही कोई माँ बन जाती है? कना कुछ नहीं बोली। उसने बर्फ सी ठंडी आवाज में पूछा, मेरी जन्म देने वाली माँ कौन है? उसकी पहचान क्या है? आज और मत छुपाइए प्लीज। माँ। माँ कहते कहते कन्या रुक गई। आखिरी शब्दों पर उसकी आवाज कांप उठी थी। प्रियंका देवी ने उस अधूरे शब्द को साफ सुन लिया। उनका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वह दर्द भरी आवाज में बोली, कन्या, एक ही पल में तूने मुझे इतना दूर कर दिया, जिसे तूने कभी देखा तक नहीं। उसके बारे में जानने के लिए तू इतनी बेचैन हो गई। उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। और मैं, जिसने अपनी सारी मोहब्बत तुझ पर लुटा दी, क्या वो सब यूं ही बेकार हो जाएगा? कन्या की आंखों में भी बेचैनी थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। प्लीज मुझे सब सच बता दीजिए। अब ये झूठ का घेरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज में अधीरता साफ थी। प्रियंका देवी की आंखों के कोनों से एक आंसू चुपचाप गाल पर लुढ़क आया। उन्होंने धीरे से कन्या से मुंह फेर लिया और भारी आवाज में कहना शुरू किया, तेरी माँ तेरे पिता की पहली पत्नी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। तेरे पिता काम के सिलसिले में तेरी माँ को लेकर बाहर रहते थे। घर में और कोई था भी नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में आगे कहा, तेरे दादा दादी तो पहले ही गुजर चुके थे। तेरे पिता दिन का ज्यादातर समय अपने काम में ही डूबे रहते थे। उनकी आवाज धीरे धीरे अतीत में खोती जा रही थी। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। फिर तू पैदा हुई। उनकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी चमक लौट आई। तेरे जन्म से सब बहुत खुश थे, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। तेरे जन्म के करीब 1.5 साल बाद कंचना दी किसी और रिश्ते में उलझ गई। वह आदमी एक संपन्न घर का इकलौता बेटा था, और विधुर भी। लोगों से सुना था कि उस आदमी की भी तेरी ही उम्र की एक प्यारी सी बेटी है। उसकी पत्नी उस बच्ची को जन्म देते समय ही मर गई थी। लेकिन उस आदमी की एक शर्त थी, अगर कंचना दी को उसके साथ रहना है, तो उसे तुझे पीछे छोड़कर ही जाना होगा, क्योंकि वह अपनी बेटी की जगह किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। धन दौलत की चमक दमक के मोह में तेरी माँ ने तुझे और उस आदमी के बीच उसी आदमी को चुन लिया। प्रियंका देवी की आवाज भर्रा गई।
तेरे पिता ने उस समय कंचना दी के आगे हाथ जोड़कर, यहाँ तक कि उसके पैरों पर गिरकर भी उसे रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तू तब बहुत छोटी थी। लेकिन कंचना दी नहीं रुकी। कना का पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा, यह सोचते ही कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके गले में जैसे कोई कांटा चुभने लगा। खुद को किसी तरह संभालते हुए उसने कहा, आप उन्हें जानती थी? उनका नाम भी मुझे कहीं सुना सुना सा लग रहा है। प्रियंका देवी ने आंचल से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, कंचना दी मेरी बड़ी बहन थी। यह सुनकर कना चौंक उठी। वह हैरानी भरी नजरों से प्रियंका देवी की तरफ देखने लगी। कना के चेहरे पर फैले उस आश्चर्य को देखकर प्रियंका देवी फिर बोलने लगी, हम दोनों बहनें बहुत कम उम्र के अंतर से पैदा हुई थी। कंचना दी के किए हुए कर्मों की सजा के तौर पर ही तुम्हारे पिता से मेरी शादी कर दी गई। दोनों तरफ से ये शादी जबरदस्ती थी, लेकिन बाद में तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया। पर उन्होंने मुझे कभी अपनी पत्नी के रूप में नहीं माना, बल्कि आज भी जब भी उन्हें कंचना दी पर गुस्सा आता है, तो उसका सारा असर मेरे ही शरीर पर पड़ता है और मेरे शरीर पर कई कई नीले दाग बन जाते हैं। प्रियंका देवी की आखिरी बातों ने करुणा के सीने में जैसे एक तेज कसक पैदा कर दी। उसने अपने होठों को भींच लिया और आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। आंखें बंद करके उसने कुछ गहरी सांस ली और गले में अटकी सिसकियों को जैसे निगल गई। फिर थोड़ी कांपती हुई आवाज में बोली, क्या इसी वजह से मेरा मामा का घर भी नहीं है? प्रियंका देवी ने कना की तरफ देखते हुए कहा, तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है और यही बात उस घर में कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता। तुझे देखते ही सबको कंचना दी की याद आ जाती है। जब तू छोटी थी, एक बार मैं तुझे लेकर वहां गई थी। तुझे देखते ही कंचना दी की बात छिड़ गई और पिताजी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। उस बार तो किसी तरह उनकी जान बच गई, लेकिन उसी दिन से तेरी वजह से उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। कना के हाथ पैर झनझनाने लगे। उसका पूरा शरीर जैसे धीरे धीरे सुन्न पड़ता जा रहा था। वह किसी तरह उस सुन्न होते शरीर को संभालते हुए कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। पीछे से प्रियंका देवी घबराकर पुकार उठी, कना कहाँ जा रही है? कना सुन तो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, इन सब चीजों से थोड़ा दूर, बस थोड़ा। इतना कहते कहते कना घर से बाहर निकल गई। कना के जाते ही बिट्टू खेल खत्म करके दौड़ता हुआ हाँफते हाँफते घर के अंदर आया। अंदर आते ही वह जोर से पुकार उठा, दीदी, अरे दीदी। जब कना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो बिट्टू ने प्रियंका देवी को हल्के से छूकर पूछा, दीदी कहाँ है माँ? आज शाम को तो उसका ट्यूशन भी नहीं था। प्रियंका देवी ने थमे हुए चेहरे के साथ धीरे से कहा, पता नहीं। बिट्टू ने उनके चेहरे की गंभीरता देखकर और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। उधर प्रियंका देवी दीवार का सहारा लेकर धीरे से बैठ गईं। क्या कना ने उन्हें गलत समझ लिया? या कना अब उन्हें कभी माँ कहकर नहीं पुकारेगी? लेकिन उनके लिए तो कना ही उनकी पहली संतान थी। कना के अधूरे अधूरे शब्दों में पहली बार माँ कहकर गले लगना, वह पल आज भी उन्हें साफ साफ याद है। आंखें बंद करते ही वह दृश्य सामने आ जाता है। माँ होने की सारी खुशियाँ उन्होंने सबसे पहले कना से ही महसूस की थी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरी बेटी हमेशा मेरी ही बनी रहे। ये सोचते सोचते उन्होंने आंचल में अपना चेहरा छिपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। पड़ोस की गली का मोड़ पार करके जब कना मुख्य सड़क के किनारे से गुजरती हुई रेलवे लाइन तक आ पहुंची, उसे खुद भी होश नहीं रहा। बस उन्हें नजरों से सामने देखते हुए रेल की पटरी के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। शाम काफी देर पहले ढल चुकी थी, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये जगह काफी सुनसान थी। इधर उधर बस कुछ जोड़े बैठे थे और गिने चुने दोस्त टहलते दिखाई दे रहे थे। दूर कहीं हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद स्टेशन से काफी दूर होने की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। लेकिन कना का ध्यान इन सब चीजों पर बिल्कुल भी नहीं था। वह जैसे किसी गहरे ख्यालों के भंवर में डूबी हुई चलती जा रही थी। अचानक उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी। उसी के साथ ट्रेन की तीखी हॉर्न की आवाज गूंज उठी और कना का होश जैसे एकदम से लौट आया। तेज रोशनी के साथ एक ट्रेन जोरदार आवाज करते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। कना के पैर जैसे वहीं जम गए। उसके शरीर में हिलने की जरा सी भी ताकत नहीं थी। पीछे से टहलते हुए लोग उसे देखकर घबराकर चिल्लाने लगे, अरे हटो, साइड हो जाओ। लेकिन उनकी आवाजों में से कोई भी आवाज कना के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह बस खड़ी थी और जैसे समय गिन रही थी। बस अब कुछ ही सेकंड और फिर इस दुनिया के लिए वह कांटा जो सबकी जिंदगी में चुभता रहा, हमेशा के लिए मिट जाएगा। पीछे रह जाएंगे बस बिखरे हुए मांस के टुकड़े
और खून के धब्बे। स्टॉप समीर स्टॉप! अग्नि जोर से चिल्ला उठा। समीर ने तुरंत ब्रेक लगा दी। गाड़ी अचानक रुकते ही दोनों हल्का सा आगे की ओर झुक गए, मगर सीट बेल्ट की वजह से संभल गए। समीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हैरानी से बोला, सर यहाँ क्या करेंगे? आपको तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना था ना? अग्नि धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर गहरी सांस लेते हुए बोला, उफ, शहर के शोर शराबे के मुकाबले ये जगह कितनी शांत है। सड़क को पार करते ही ये रेलवे लाइन और उसके बगल में यह खाली मैदान। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में अभी तक प्रदूषण नहीं घुला। वह दूर तक फैले मैदान की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ फिर बोला, ऊंची ऊंची इमारतों की भीड़ में ऐसी थोड़ी सी खामोशी कहीं खो जाती है, लेकिन यहाँ ये जगह अभी भी अपनी नीरवता संभाले हुए है। खासकर शाम के वक्त यहाँ का माहौल दिल को अजीब सी सुकून देता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। शहर में जब चारों तरफ ऊंची ऊंची फ्लैटों की कतार लगी होती है, तब कहीं अगर एक छोटा सा खुला मैदान दिख जाए तो मन करता है कि यहीं खड़े होकर जी भरकर सांस ले लें। इधर उधर नजरें घुमाते हुए अचानक अग्नि की नजर दूर बने एक छोटे से डोंग वाले चाय के ठेले पर पड़ी। वह समीर की ओर मुड़कर बोला, समीर जरा दौड़कर वहां से एक कप चाय और एक सिगरेट ले आओ, मैं सामने ही हूँ। समीर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन सर इतनी दूर से लाते लाते वो चाय ठंडी हो जाएगी। अग्नि ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो होने दो ठंडी, अभी मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। तुम जाओ और ले आओ, और हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो भी साथ में ले लेना। मजबूरी में समीर चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया। उधर अग्नि थोड़ा आगे बढ़ा। वहां सीमेंट से बना एक बैठने का छोटा सा चबूतरा था। जगह पूरी तरह सुनसान थी। इधर उधर कुछ लोग बैठे हुए थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नजर सामने बैठे एक लड़के और एक लड़की पर पड़ी। लड़की सामने की ओर देखती हुई लगातार कुछ कहे जा रही थी, लेकिन लड़का वह बस लड़की को ही देखे जा रहा था। उन्हें देखकर अचानक अग्नि के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसे लगा जैसे काश वह खुद उस लड़के की जगह होता और उसके पास बैठी लड़की, क्या वह कना हो सकती है? यह सोचते ही उसके होठों पर अनायास ही एक जीवंत सी मुस्कान फैल गई। फिर अचानक उसने खुद को झिड़क दिया, दत्त अग्नि, ये सब क्या सोच रहे हो तुम? अगर उस पाट काठी को पता चल गया ना, तो वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। पाट काठी? हाँ, यह नाम उस पर बिल्कुल ठीक बैठता है। उसके शरीर में मांस से ज्यादा तो हड्डियां ही नजर आती हैं। इन सब उल्टे सीधे ख्यालों में खोए हुए अग्नि अपने आप में ही मुस्कुराता जा रहा था। उसने एक बार मुड़कर देखा कि समीर आ रहा है या नहीं। वहां से नजर हटाकर जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नजर रेल की पटरी की तरफ चली गई। उसने देखा एक लड़की रेल लाइन के सहारे धीरे धीरे चलती चली जा रही है। अग्नि की भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या, इस तरह शाम के वक्त इतनी धुंधली और सुनसान जगह में रेल लाइन पर कौन चलता है? कहीं पागल वागल तो नहीं है? वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि अचानक ट्रेन के तेज हॉर्न की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। अग्नि ने चौंक कर उस दिशा में देखा। दूर से आती हुई ट्रेन की तेज रोशनी तेजी से उस पटरी की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी। उसने एक बार ट्रेन की ओर देखा, फिर उस लड़की की ओर, लेकिन लड़की में जरा सी भी घबराहट या हलचल नहीं थी। वह वैसे ही पटरी पर चलती जा रही थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। इधर उधर खड़े लोग एक एक करके चिल्लाने लगे, अरे हटो, पटरी से हट जाओ। सब लोग जोर जोर से उसे आवाज देकर हटने को कह रहे थे, मगर अजीब बात यह थी कि चिल्लाने के बावजूद कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब लड़की और ट्रेन के बीच ज्यादा दूरी नहीं बची थी। अग्नि पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ा। पीछे से समीर सर सर कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन उस समय समीर की आवाज जैसे अग्नि के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। लड़की और ट्रेन के बीच लगभग 100 मीटर या उससे थोड़ा ज्यादा का फासला था, मगर तेज रफ्तार से आती एक्सप्रेस ट्रेन की इतनी दूरी पलक झपकते खत्म हो जाने वाली थी। अग्नि रेल लाइन के इस पार से ही आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन उसी झटके में वह अपना संतुलन खो बैठा। लड़की को खींचते हुए दोनों ही पटरी से दूर छिटक कर कुछ दूरी पर जा गिरे। ऊपर खाबड़ पत्थरों के टुकड़ों पर गिरते ही दर से अग्नि की हल्की सी कराह निकल गई। उसी पल बगल से तूफान की तरह गरजती हुई एक्सप्रेस ट्रेन निकल गई। उसकी तेज हवा का झोंका उन्हें छूता हुआ निकल गया और उड़ती धूल के कारण उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उधर जैसे ही समीर ने अग्नि को ट्रेन की तरफ दौड़ते देखा, उसके हाथ से चाय के दोनों कप नीचे गिरकर टूट गए। अग्नि को पटरी के उस पार गिरते देख वह घबरा गया। सर सर चिल्लाते हुए
वह तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही वहां मौजूद बाकी लोग भी एक साथ उसी दिशा में भागने लगे। अग्नि ने एक हाथ से लड़की को थामे रखा और दूसरे हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा उठने लगा, दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने सर उठाकर चारों ओर देखा। सामने कुछ लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। सबकी नजरें उन पर ही टिकी हुई थी। ऐसे घूर रहे थे मानो आंखों से ही उन्हें निगल जाएंगे। उनके बीच समीर भी खड़ा था। बड़ी बड़ी आंखें किए सब कुछ देख रहा था। अग्नि ने उन सबकी ओर से नजर हटाई और लड़की की तरफ देखा। लड़की का चेहरा उसके सीने में छिपा हुआ था। वह पूरी तरह ढीली होकर उसी पर झुकी पड़ी थी। चेहरे का जो थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, उसे भी उसके बिखरे हुए बालों ने लगभग ढक रखा था। लेकिन जब लड़की की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, तो अग्नि के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह लड़की से हल्की झुंझलाहट भरे अंदाज में बोला, अरे सुनिए, बचा तो लिया आपको, अब जरा उठकर बैठिए भी। इस तरह लेटे रहने से मुझे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन लड़की में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। अग्नि ने दांत भींचते हुए समीर की तरफ देखा और झल्लाकर बोला, स्टूपिड, वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जरा यहाँ आकर मदद करो। अग्नि की डांट सुनते ही समीर जैसे होश में आया। अभी तक तो डर के मारे उसकी जान ही निकल रही थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अग्नि के पास पहुंचा और हकलाते हुए बोला, अब क्या करूं सर? अग्नि झुंझलाकर बोला, तुम्हें मैं यूं ही स्टूपिड नहीं कहता। एक लड़की मेरे ऊपर उल्टी पड़ी है, यह साफ दिखाई दे रहा है। फिर भी पूछ रहे हो क्या करना है? इतनी सी कॉमन सेंस भी नहीं है कि उसे उठाकर बैठाने में मदद कर दो। सॉरी सर, कहकर समीर तुरंत लड़की को आवाज देने लगा। मैडम सुनिए मैडम, उठकर बैठिए, सर को भी चोट लगी है। डरने की कोई बात नहीं है। हमारे सर तो शक्तिमान की तरह दौड़ कर आए और इस बार आपको बचा लिया। अब उठिए, खड़ी हो जाइए। समीर की ये बातें सुनकर अग्नि का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। साथ ही साथ उसे अपने फैसले पर अफसोस भी होने लगा कि आखिर इस गधे को उसने अपना असिस्टेंट क्यों बना रखा है। अग्नि अभी अपने ही ख्यालों में उलझा था कि तभी समीर फिर बोला, सर लगता है इन्हें होश नहीं है, शायद बेहोश हो गई हैं। अगर अभी इन्हें खड़ा करने की कोशिश करूंगा तो ये फिर से गिर जाएंगी। उससे अच्छा होगा कि वहाँ जो सीमेंट की बैठने वाली सीट है ना, पहले इन्हें वहां ले जाकर बैठा देते हैं। फिर थोड़ा पानी डालेंगे तो शायद होश आ जाएगा। अग्नि का मन कर रहा था कि जाकर उसी रेल की पटरी पर सिर पटक ले, या फिर समीर का सिर पटक कर पटरी से ठुकवा दे। इस लड़के की तो जैसे जरा सी भी समझदारी कहीं पीछे ही छूट गई है। लगता था अपनी सारी अकल गाड़ी में ही छोड़ आया है। लेकिन इस वक्त अपने गुस्से को काबू रखने के लिए अग्नि ने समीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय वहां खड़े लोगों के बीच में से दो लड़कियां आगे आईं। उनमें से एक बोली, हम इन्हें पकड़ लेते हैं, शायद डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। इतना कहकर दोनों ने मिलकर लड़की को धीरे से अग्नि के ऊपर से उठाया और पास ही जमीन पर लिटा दिया। फिर उनमें से एक ने जोर से बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, किसी के पास थोड़ा पानी है क्या? लड़की के चेहरे पर छींटे मारेंगे तो शायद होश आ जाए। इस दादा की वजह से ही आज ये बच गई हैं। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी ताना मारते हुए बोला, जरूर प्यार व्यार का चक्कर होगा। यस सर, कहकर समीर ने फोन को फ्लैश ऑन किया और रोशनी लड़की के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही अग्नि जैसे बिजली का झटका खाकर ठिठक गया। कना, क्या वह सच में वही देख रहा है? नहीं नहीं, यह कन्ना कैसे हो सकती है? अभी तो वह बिल्कुल ठीक मूड में उससे बात करके गई थी। तो फिर? अग्नि ने कांपते हुए हाथों से लड़की के चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से हटाया और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। अगले ही पल हैरानी से उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। वह कुछ सेकंड तक स्तब्ध होकर बस कन्ना के उस पीले पड़ चुके चेहरे को देखता रह गया। पास खड़ी एक लड़की ने कहा, दादा जरा पानी छिड़क दीजिए। अगर होश नहीं आया तो सामने चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस रहती है, उन्हें खबर देंगे तो वो अस्पताल ले जाएंगे। उनकी बात सुनकर जैसे अग्नि को होश आया, उसने जल्दी से कन्ना के दोनों गालों को अपने हाथों में थाम लिया और बेबस आवाज में पुकार उठा, कन्ना, ए कन्ना, आंखें खोलो। कन्ना, सुन रही हो? पीछे खड़े लोगों में से एक आदमी व्यंग से बोला, अरे आप तो इन्हें जानते हैं क्या? अगर जानते थे तो अब तक अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? क्या ड्रामेबाजी है भाई? फिर वह बाकी लोगों से बोला, चलो चलो, यहाँ खड़े होकर बेकार का तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। यूं ही शाम का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। अग्नि ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोला, आजकल सड़कों पर इंसानों के भेष में इंसानियत से खाली लोगों की भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। एक इंसान अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटा है, और अगर वह मेरा परिचित निकला
तो इसमें इतनी कटु बातें करने की क्या वजह है? क्या एक इंसान दूसरे इंसान का परिचित नहीं हो सकता? किसी की मानसिक स्थिति क्या है यह समझने की जरा सी भी कोशिश नहीं। बस अपनी अच्छी खासी शाम खराब हो जाने का हिसाब सुना रहे हैं। भगवान न करे, लेकिन अगर कल आपकी ही शाम भी इसी लड़की की तरह उसी रेल की पटरी पर आकर अटक जाए और उस वक्त आपको बचाने के लिए किसी परिचित का हाथ आगे बढ़े, तब शायद आप भी वही हाथ पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल यहाँ जो लोग आएंगे उनकी भी तो सुंदर शाम आपके उस नाटक को देखकर खराब हो सकती है। ये कहकर अग्नि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह झुककर कन्ना को अपनी बाहों में उठा लिया और तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। अग्नि ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर कन्ना को सावधानी से सीट पर बैठा दिया। उसके पीछे पीछे समीर भी दौड़ता हुआ वहां तक आ गया था। अग्नि ने एक पल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने झटके से समीर के हाथ से पानी की बोतल ले ली और कन्ना के चेहरे पर, आंखों पर पानी की छींटे मारने लगा। फिर उसने उसके होंठों को हल्के से खोलकर थोड़ा सा पानी भी पिला दिया। लेकिन फिर भी जब उसे होश नहीं आया तो अग्नि बेचैन हो उठा। उसने उसके गालों पर हल्के से थपकी देते हुए पुकारा, कन्ना, हे कन्ना, आंखें खोलो। समीर मुंह खोले बस अपने सर को देखे जा रहा था। एक लड़की के लिए सुपरस्टार एबी की इतनी बेचैनी! अगर वह अपनी आंखों से ना देखता तो शायद कभी यकीन ही नहीं करता। उसने इस ग्लैमर की दुनिया में न जाने कितनी लड़कियों को देखा था जो सिर्फ एबी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहती थी। वे किसी भी तरह उनके करीब आना चाहती थी, लेकिन एबी हमेशा खुद को उनसे एक दूरी पर ही रखते थे। शायद इसी वजह से आज तक मीडिया में एबी के किसी भी प्रेम संबंध की मसालेदार खबर कभी छपी नहीं थी। अगर आज यहाँ मौजूद एबी को बिना मास्क के पहचान लेते तो यह खबर आग की तरह फैल जाती और कल सुबह किसी न किसी अखबार के पन्ने पर यह काले अक्षरों में जरूर छपी होती। तभी समीर को समझ आया कि सर हमेशा आम लोगों के बीच मास्क और कैप पहनकर क्यों निकलते हैं। मन ही मन उसने अपने सर की समझदारी की तारीफ की, लेकिन इतनी सारी बातें सोचने के बाद भी उसके मन में एक सवाल लगातार चुभ रहा था। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाया। थोड़ा झिझकते हुए उसने अग्नि से पूछा, सर ये लड़की आपके लिए कौन है? आपको देखकर तो लग रहा है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अग्नि कुछ क्षण चुप रहा, फिर जैसे अनजाने में ही उसके होंठों से शब्द निकल पड़े, सी इज माइन। समीर थोड़ा चौंकते हुए लगभग चिल्ला पड़ा, व्हाट? समीर की आवाज सुनते ही अग्नि जैसे होश में आ गया। उसने लगभग खाली हो चुकी पानी की बोतल गाड़ी के अंदर रख दी और शांत स्वर में बोला, तुम्हें इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, सामने जो दुकान दिख रही है वहां से एक बोतल पानी ले आओ और साथ में अगर बिस्कुट या केक मिल जाए तो वो भी ले आना। समीर उत्सुकता से पूछ बैठा, लेकिन सर केक बिस्कुट का क्या करेंगे? अग्नि की बहुएं हल्की सिकुड़ गईं। समीर, इस बात पर इतने सवाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कहा है चुपचाप वही करो। मजबूर होकर समीर ने सिर हिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही अग्नि ने धीरे से कन्ना का एक तरफ झुकिया सिर संभाल कर गाड़ी की सीट पर सीधा कर दिया और उसे पुकारा, कन्ना सुनो कन्ना। कन्ना का चेहरा थकान से भरा, बिल्कुल फीका और निढाल लग रहा था। अग्नि एकटक उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर पानी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की और वह खुद को खत्म करने जा रही थी। यह सोचते ही अग्नि का दिल जोर से धड़क उठा। आखिर इतना दर्द किस बात का है उसके भीतर? कपोलों पर बिखरे छोटे छोटे बालों को हटाने के लिए अग्नि ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों के बीच बस एक हाथ से भी कम दूरी रह गई थी। जैसे ही उसका हाथ कन्ना के माथे को छूने वाला था, अचानक कन्ना की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। ऐसा लगा जैसे उसके सूखे होंठ भी हल्के से कांप रहे हों। सामने घना अंधेरा था। चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो कोई सुनसान रेगिस्तान फैला हो, सूना, नीरव और अंतहीन। उस अंधेरे के बीच कोई लगातार उसका नाम पुकार रहा था। वह आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, पर वह खुद कहाँ है? आंखें बंद करने से ठीक पहले उसे याद आया, ट्रेन की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी थी और सब कुछ चमककर अंधेरे में डूब गया था। क्या वह अभी भी जिंदा है? इन्हीं उलझे ख्यालों में डूबी कन्ना ने धीरे धीरे पलकें झपकाई और आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी वह ठिठक गई। बिल्कुल उसके सामने भूरे रंग की दो गहरी आंखें उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी अपनी आंखें भी अभी धुंधली थी। सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी को इतने नजदीक देखकर कन्ना के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई और वह सहम कर सिमट गई। घबराहट में उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सामने वाले को धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश की।
उसी पल अग्नि को भी जैसे होश आ गया। अग्नि तुरंत कणा से दूर हट गया और वह उल्टी दिशा में मुड़कर खड़ा हो गया और कमर पर दोनों हाथ रखकर एक लंबी सांस छोड़ दी। कुछ क्षण के लिए वह कणा के प्रति जैसे मोह में बंध गया था। अगर ठीक समय पर कणा को होश नहीं आता तो शायद उससे कोई बड़ी गलती हो जाती। उसने बेचैनी से आंखें बंद की। ओ भगवान! उसने सिर ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुदबुदाया। थैंक गॉड आपने मुझे सही समय पर एक गलती करने से रोक दिया। अग्नि अपने ही विचारों में खोया था कि तभी कन्ना की हल्की सी कराह ने उसके ख्यालों की कड़ी तोड़ दी। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि कन्ना आंखें कसकर बंद किए हुए है और होठों को भींचते हुए उठने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अग्नि तुरंत उसके पास आया और चिंतित स्वर में बोला, क्या हुआ? कहीं चोट लगी है क्या? कन्ना ने होंठ सिकोड़कर लगभग रोने वाले अंदाज में कहा, मेरा पाँव बहुत जल रहा है। उस पर जरा भी भार डालती हूँ तो बहुत दर्द होता है। अग्नि थोड़ा झुककर उसके पैरों की तरफ देखने लगा। देखते ही उसका माथा सिकुड़ गया। कन्ना के पैर के एक बड़े हिस्से की चमड़ी बुरी तरह छिल गई थी। ऊपर की त्वचा लगभग उगड़ गई थी और घाव लाल होकर साफ दिखाई दे रहा था। शायद जब वह उसे रेलवे ट्रैक से हटाकर यहाँ लाया था तभी ऐसा हुआ होगा। अग्नि सावधानी से उसके पैरों को देखने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कन्ना के पैरों को छूने वाला था, कन्ना दर्द से लगभग चीख उठी। कन्ना घबराकर बोल उठी, अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरे पैर को क्यों छू रहे हैं? जो हुआ है रहने दीजिए, मैं बाद में खुद देख लूंगी। अग्नि ने हल्की सी डांट भरे स्वर में कहा। एकदम चुप बैठी रहो। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि कन्ना तुरंत शांत हो गई, बिल्कुल एक आज्ञाकारी लड़की की तरह। अग्नि ने धीरे से उसका पैर गाड़ी के बाहर की ओर कर दिया और बोतल में बचा हुआ पानी घाव पर डालकर उसे साफ करने लगा। ठंडे पानी के स्पर्श से कणा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। घाव को ध्यान से साफ करते हुए अग्नि बोल उठा, घाव पर यह धूल मिट्टी रह जाना ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गाड़ी में अगर फर्स्ट एड बॉक्स होता तो अभी पट्टी भी कर लेता। फिर हल्की सी सांस लेकर बोला, लगता है आपसे गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही पड़ेगा, समझी? कन्ना ने धीमे स्वर में कहा, अगली बार अगर मुझे चोट भी लगी तो यह जरूरी नहीं कि आपसे फिर मुलाकात हो। यह कहकर वह चुप हो गई। अग्नि के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने आधे मजाक आधे विश्वास से कहा, मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ, इसलिए मुलाकात तो होकर ही रहेगी। घूम फिरकर तुम्हें मेरे पास ही लौटना पड़ेगा मैडम। कन्ना ने भौहें से कोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। मतलब? अग्नि ने खाली पानी की बोतल एक तरफ फेंक दी और थोड़े गंभीर स्वर में बोला, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता मैडम, लेकिन आज तुम यहाँ इस हालत में क्यों थी? सब ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बिना झिझक कह सकती हो। कन्ना हल्का सा मुस्कुराई और उसकी बात उसे लौटा दी। हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता सर। ये कहकर उसने सीट पर सिर टिका दिया। अग्नि उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मेरी बात मुझे वापस सुना रही हो? काफी चालाक हो तुम। कन्ना ने सामने की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, चालाक? अगर सच में चालाक होती तो जिंदगी से इस तरह हारती कैसे? उसकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। दोनों के बीच अचानक खामोशी छा गई। अग्नि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह आमतौर पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं करता था, लेकिन कन्ना का खुद को खत्म करने की कोशिश करना और फिर पूछने पर ऐसे टाल मटोल भरे जवाब देना, उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ा रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी फैल गई। दूर तक नजर डालने पर अंधेरी की गहराई साफ महसूस हो रही थी। चारों तरफ जैसे रात का सन्नाटा और घना हो गया था। अब उसे घर लौटना होगा, लेकिन क्या सच में वह जगह उसका घर है? फिर भी लौटना तो पड़ेगा। आखिर उसके पास जाने के लिए और कोई जगह भी तो नहीं है। इसलिए तो वह आज यहाँ मरने आई थी, पर वह भी उसके नसीब में नहीं था। कन्ना ने आंखें कसकर बंद की, फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने जमीन पर भार डाला, उसके दोनों पैर कांप उठे। संतुलन बिगड़ते ही उसने अनजाने में अग्नि का हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने हाथ पर किसी की तेज पकड़ महसूस होते ही अग्नि तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा कन्ना उसका हाथ थामे खड़ी है। कन्ना भी तुरंत संभल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ अग्नि के हाथ से हटा लिया और धीमे स्वर में बोली, सॉरी, आपको धन्यवाद कहकर छोटा नहीं करूंगी। आप अच्छे रहें, मैं चलती हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम रखे, उसका शरीर फिर डगमगाने लगा और वह गिरने ही वाली थी कि अग्नि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया।
अग्नि ने गुस्से भरे स्वर में उसे डांटते हुए कहा, आप अपने आप को क्या समझती हैं, सुपर वुमैन? उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। पैर के नीचे की पूरी चमड़ी छिल गई है और आप बिना जूते के ऐसे ही चलेंगी? क्या मैं आपको छोड़कर नहीं आ सकता, या इससे पहले कभी गया ही नहीं? वह थोड़ी देर रुककर फिर बोला, अभी तो मैंने साफ कहा था कि अगर इस घाव पर जरा सी भी गंदगी लग गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। फिर भी इतनी जिद क्यों कर रही हो? अग्नि की इतनी कड़ी डांट सुनकर कना थोड़ी घबरा गई। वह हकलाकर बोली, नहीं, मेरा मतलब आप फिर से इतना कष्ट करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। उसकी बात अधूरी ही रह गई। कना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अग्नि अचानक तेज आवाज में बोल उठा, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। जब जो मन करेगा वही करोगे तुम? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही चलेगा क्या? वह एक पल के लिए रुका, फिर और कठोर स्वर में बोला, जरा एक बार सोचकर देखा है, अगर आज सही समय पर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या होता? अभी तक शायद रेलवे लाइन के दोनों तरफ तुम्हारा बिखरा हुआ शरीर पड़ा होता। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। ये सब करने से पहले एक बार भी अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई, उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से पाला होगा। क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद उन्हें कितना दर्द होगा? अग्नि की आवाज और भी तीखी हो गई। जरूर किसी धोखेबाज प्रेमी के धोखे में आकर मरने चली आई थी, है ना? फिर उसने गहरी सांस ली और थोड़ा धीमे मगर गंभीर स्वर में बोला, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, फिर उसे अपने ही हाथों से क्यों मारना चाहती हो? वह आगे बोला, जिंदगी को जीना पड़ता है, चाहे हालात जैसे भी हों, दुख के हजार कारण हो, फिर भी अगर उनमें कहीं एक छोटी सी खुशी मिल जाए तो उसी एक खुशी को पकड़कर उसे आखिरी बूंद तक जी लेना चाहिए। अग्नि की नजरें अब कहीं दूर टिक गई थी। जिंदगी कभी खुशी को हमारी मुट्ठी में रखकर नहीं देती, उसे हमें खुद छीनकर हासिल करना पड़ता है। कुछ क्षणों तक चुप्पी छाई रही, फिर कना के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। वह धीमे स्वर में बोली, शायद यह सब हर किसी के लिए नहीं होता। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। अगर हम इस सच्चाई को मान लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन हम ही उसे घुमा फिराकर और उलझा देते हैं। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जो हमें नहीं मिलता हम उसी के लिए पछताते रहते हैं, उसी की कमी में खुद को जलाते रहते हैं। कना की आवाज अब और भी धीमी हो गई। शायद मेरा बिखरा हुआ शरीर देखकर कुछ लोग अपनी पुरानी पीड़ाएं भूल जाते। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। दर्द शायद सिर्फ दो लोगों को होता, लेकिन जब उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती तो शायद वह दर्द भी धीरे धीरे मिट जाता। अग्नि कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां समीर आकर खड़ा हो गया। वह जल्दी से अग्नि को कुछ बताने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कन्ना पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। समीर की आंखें फैल गईं। वह कुछ सेकंड तक कन्ना को डबडबाई आंखों से देखता रहा, जैसे अचानक कुछ समझ में आ गया हो। फिर बिना कुछ कहे वह जल्दी से मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। कन्ना को उसके सजीव व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। वह कुछ पल तक हैरानी से उसे देखती रही, फिर अचानक जैसे ही उसकी नजर खुद पर पड़ी, वह चौंक उठी, जैसे उसे एकदम से कुछ याद आ गया हो। उसके कपड़े अब भी पानी से भीगे हुए थे। भीगा हुआ कपड़ा उसके शरीर के ऊपरी हिस्से से चिपक गया था। यह एहसास होते ही वह घबराकर तुरंत दोनों हाथों को अपने सीने पर मोड़कर खड़ी हो गई और झट से पीछे की ओर मुड़कर खड़ी हो गई। उधर समीर चुपचाप वह सामान गाड़ी में रखकर गाड़ी के पीछे की तरफ थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो गया। अग्नि भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने तुरंत अपने शरीर से फुल स्लीव शर्ट उतारी और पीछे से आकर धीरे से कन्ना के कंधों पर डाल दी। फिर हल्के संकोच भरे स्वर में बोला, सॉरी, शायद जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर पानी डाला था तभी तुम्हारे कपड़े भीग गए होंगे। फिलहाल इसे पहन लो। कन्ना धीरे धीरे अग्नि की शर्ट अपने ऊपर ओढ़ते हुए बोली, धन्यवाद, लेकिन आप क्या पहनेंगे? अग्नि ने हल्के से होंठ दबाते हुए कहा, लड़कों को तो कुछ ना पहने तब भी चल जाता है। कन्ना जैसे ही अग्नि की ओर मुड़कर देखने लगी, उसकी बात सुनते ही वह घबरा गई। उसने तुरंत दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अग्नि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मजाकिया अंदाज में बोला, अगर आंखें बंद कर लोगी तो पता कैसे चलेगा? जानने के लिए तो नजरें खुली रखनी पड़ती हैं। अग्नि की बात सुनकर कन्ना ने धीरे धीरे अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और झिझकते हुए पलकें झपकाकर उसकी तरफ देखा। अग्नि के शरीर पर इस वक्त टाइट नेवी ब्लू रंग की एक टी शर्ट थी। उसके गोरे मजबूत और सुडौल शरीर पर वह टी शर्ट काफी अच्छी लग रही थी। कना की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गईं। एक बार देखने के बाद नजर हटाना जैसे मुश्किल हो रहा था।
जब अग्नि ने देखा कि कना उसे इस तरह लगातार देख रही है तो वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर ऐसे ही देखती रहोगी तो इस बार मुझे ही शर्म आ जाएगी। कना को एहसास हो गया कि वह पकड़ी गई है। हल्की सी झेप के साथ उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लीं। अग्नि ने गाड़ी के अंदर से बिस्कुट का पैकेट और पानी की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर शांत स्वर में बोला, ये खा लो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतर गया है। देखकर लग रहा है कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कना हैरानी से अग्नि की तरफ देखने लगी। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये लड़का सिर्फ मुझे देखकर ही कैसे सब कुछ समझ जाता है। अग्नि ने हल्की मुस्कान के साथ फिर कहा, इतना मत सोचो, पहले बिस्कुट खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। घबराओ मत। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। लेकिन कना ने धीरे से सिर हिलाया। भूख नहीं है, गले से कुछ भी नहीं नीचे उतरेगा। फिर उसने सामने की सड़क की तरफ देखते हुए कहा, आप बस मुझे इस मेन रोड तक पार करा दीजिए, उसके बाद मैं अकेले चली जाऊंगी। गुस्से से अग्नि का चेहरा सख्त हो गया। अचानक वह ऊंची आवाज में पुकार उठा, समीर समीर। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां आकर अग्नि के सामने खड़ा हो गया। अग्नि ने गंभीर स्वर में कहा, तुम यहाँ से किसी दूसरी गाड़ी से घर चले जाओ, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। समीर थोड़ा चौंक गया। वह हिचकते हुए बोला, लेकिन सर आज तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अग्नि ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब थोड़ी तेज और सख्त हो गई थी। समीर, क्या तुम्हें हर बार मुझसे बहस करनी होती है? वह ठहर कर फिर बोला, मुझे अपना काम याद है, मैंने जो कहा है बस वही करो। समीर तुरंत समझ गया कि अग्नि किसी बात से नाराज है। इस वक्त अगर वह कुछ और कहेगा तो उल्टा डांट ही पड़ेगी। इसलिए वह चुपचाप से रिलाकर जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जाते जाते अचानक उसकी नजर कना पर पड़ी और फिर कना के शरीर पर पड़ी। अग्नि की शर्ट पर आकर ठहर गई। समीर की आंखें एक पल के लिए हैरानी से फैल गईं। उसका मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। फिर धीरे धीरे उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह बुदबुदाते हुए खुद से कहने लगा, सर तो प्यार में पड़ गए, और वो भी गहरे वाले प्यार में। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ जेब में डाल लिए और आराम से चलते हुए वहां से निकल गया। कना के चौंकने से पहले ही अग्नि थोड़ा और झुक गया। फिर उसने उसके हाथ से सीट बेल्ट लेकर उसे कड़ा के ऊपर से खींचकर आराम से लॉक कर दिया। कना कुछ पल तक बिल्कुल स्तब्ध बैठी रह गई। अग्नि फिर सीधा होकर अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और शांत स्वर में कहा, तुम थोड़ा ज्यादा सोचती हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, आगे से अगर कुछ समझ में ना आए या तुमसे ना हो पाए तो बिना झिझक मुझे बता देना। किसी चीज को ना जानना गलत नहीं होता, उसे सीख लेना ही असली बात है, समझी? कना ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने हाथ में रखा बिस्कुट का पैकेट उठाया और धीरे से खोलकर खाने लगी। उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि जब उसने बिस्कुट खाने से मना किया था तब अग्नि सच में नाराज हो गया था। कना अच्छी तरह जानती थी कि एक वक्त का खाना जुटाने में कितनी मुश्किल होती है, इसलिए वह खाने की बर्बादी बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। लेकिन अग्नि ने तो कितनी आसानी से कह दिया था कि खिड़की से बाहर फेंक दो। कना के मन में एक ख्याल आया, शायद जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा होते ही इंसान इन छोटी छोटी चीजों की कीमत भूल जाता है। इन सब बातों में खोए खोए कना का मनमाने मन से 3 बिस्कुट खा गई। उसे खुद ही पता नहीं चला। पैकेट में अभी भी कई बिस्कुट बचे हुए थे। उसने बड़े ध्यान से पैकेट को फिर से बंद किया और हाथ में संभाल कर रख लिया। उसका छोटा भाई ऐसे ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्कुट बहुत पसंद करता है, लेकिन वह उन्हें हर बार खरीद कर नहीं ला पाती। महीने के आखिर में जब ट्यूशन की महीने की तनख्वाह मिलती है तब वह 10-10 रुपए के 2 पैकेट खरीद कर घर आती है, और जैसे ही वह बिस्कुट निकालती है छोटा सा बच्चा खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसकी वही छोटी सी खुशी कना के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। फिर शुरू हो जाता है एक और नए महीने का इंतजार। अब तो वह छोटा बच्चा भी हालात को समझने लगा है। उसने भी किसी चीज के लिए जिद करना लगभग छोड़ दिया है। कना के दिल में अचानक एक टीस उठी। अगर पिताजी को शराब की लत ना होती तो शायद उनकी जिंदगी थोड़ी सी ही सही लेकिन अलग हो सकती थी। शायद इतनी छोटी उम्र से ही उस मासूम बच्चे को किसी अच्छे खाने के लिए इंतजार ना करना पड़ता। शायद उन्हें इतनी तंगी और अभाव का सामना ना करना पड़ता। शायद उसका बचपन भी थोड़ा और खुशियों से भरा होता। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके घर की सारी समस्याओं की जड़ वही खुद है। उसी की वजह से उसकी माँ अपने मायके में जाकर भी चैन से नहीं रह पाती, और ना ही वहां से कोई उनके घर आता है। उसे अचानक माँ की कही हुई बात याद आई, तुम बिल्कुल उस औरत की तरह दिखती हो। कना के मन में सवाल उठा, क्या मुझे देखकर पिताजी को हर बार
उसी औरत की याद आ जाती है। क्या इसी वजह से वह हर वक्त शराब के नशे में डूबे रहते हैं? उसका दिल कसकर भिज गया। अगर मैं ना ही होती तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता? क्या पिताजी शराब पीना छोड़ देते? जवाब शायद हाँ भी हो सकता था और शायद नहीं भी। इन उलझे हुए ख्यालों में डूबी कना के सीने से अचानक एक गहरी लंबी सांस निकल गई। उसी समय गाड़ी एक हल्के झटके से उछली। गाड़ी के अचानक रुकते ही कन्ना ने हल्की सी मुंह में सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मैं यहीं उतर जाऊं? तो जरा गेट खोल देंगे? अग्नि ने उस पल उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन हल्के आदेश भरे स्वर में बोला, चुपचाप बैठकर बाकी बिस्कुट खत्म करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह गाड़ी से उतर गया और सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। कन्ना हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद अग्नि वापस लौटा। उसके हाथ में दो प्लास्टिक के बैग थे। गाड़ी में बैठते ही उसने वे बैग कन्ना की तरफ बढ़ा दिए और बोला, इनमें से एक में तुम्हारे लिए सेवलॉन और दर्द की दवा है, डिनर के बाद खा लेना। एक मल्लम भी है। पहले इसे छिले हुए जगह को सेवलॉन से साफ करना, फिर मल्लम लगा लेना। कल तक दर्द काफी कम हो जाएगा। थोड़ा रुककर उसने दूसरा बैग उसकी तरफ बढ़ाया। और इस बाले में तुम्हारे भाई के लिए बिस्कुट और चॉकलेट है। उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर लगा था कि वो अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए मेरी तरफ से उसे दे देना। कन्ना कुछ क्षणों तक अवाक होकर अग्नि की तरफ देखती रह गई। बस कुछ ही दिनों की पहचान, फिर भी कोई इतने छोटे छोटे विवरण कैसे याद रख सकता है? कोई इतना ख्याल कैसे रख सकता है? उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ कहने से पहले ही अग्नि सब समझ लेता है। ये कैसे संभव है? कन्ना समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। आखिरकार उसने धीरे से सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद, और फिर चुप हो गई। उसके बाद दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। कन्ना ने आंखें बंद करके सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद का बोझ उतरने लगा। उसी समय अचानक अग्नि ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैडम घर पहुंच गए। कन्ना हड़बड़ाकर आंखें खोलते ही सीधी होकर बैठ गई। अग्नि ने आगे बढ़कर उसका सीट बेल्ट खोल दिया। फिर वह गाड़ी से उतरकर कन्ना की तरफ वाला दरवाजा खोलने लगा। कन्ना धीरे से बाहर आ गई। कन्ना ने कृतज्ञता भरी नजरों से अग्नि की ओर देखा और बोली, अच्छा चलती हूँ, आप संभल कर जाइएगा। कन्ना के मुंह से चलती हूँ सुनते ही अग्नि के चेहरे पर हल्की सी उदासी की छाया उतर आई। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम अकेली चली जाओगी? चाहो तो मैं थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ। कन्ना ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अभी भी लोगों की सोच उतनी गंदी है। मैं चली जाऊंगी, बस थोड़ा ही तो रास्ता है। इतना कहकर वह घर की ओर चलने लगी। हालांकि वहां से जरा सा झांकने पर ही रास्ते के मोड़ के पास उसके घर की बाहर वाली लाइट साफ दिख रही थी। अग्नि वहीं खड़ा उदास मन से उसे जाते हुए देखता रहा। कन्ना किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते घर की तरफ बढ़ रही थी। जब वह घर के सामने पहुंचकर एक बार पीछे मुड़ी तो दूर खड़ी एक परछाई अभी वहीं दिखाई दी। उसे देखकर कन्ना हल्के से हंस पड़ी और बुदबुदाई, पागल, इतनी दूर पैदल चलने की वजह से उसके पैर छिले हुए हिस्से पर सड़क की धूल और खरोच लग गई थी, जिससे जलन और भी बढ़ गई। चेहरा सिकोड़ते हुए वह किसी तरह खुले दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर नजर डाली, वह चौंक कर ठिठक गई। चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। किसी तरह कणा खुले दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई ही थी कि अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक कर ठिठक गई। कमरे के अंदर उसके दोनों मामा बैठे हुए थे। उनके साथ एक उम्रदराज आदमी भी मौजूद था और ठीक उनके सामने कुर्सी पर बैठे थे प्रदीप बाबू। उन सबसे थोड़ी दूरी पर कमरे के एक कोने में प्रियंका देवी सहमी सी सिकुड़ कर खड़ी थी। कना की नजर पूरे कमरे में घूम गई, लेकिन बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वह अंदर वाले कमरे में होगा। ये सब सोचते हुए कना ने मन को संभाला और मुख्य दरवाजा पार करके कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि तभी अंदर से एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी, वहीं खड़ी रहो। प्रदीप बाबू की गंभीर और कड़क आवाज सुनकर कन्ना का पूरा शरीर कांप उठा। वह असहाय नजरों से कमरे में बैठे लोगों की तरफ देखने लगी। उसके पैर का दर्द अब और भी तेज होकर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों में अब खड़े रहने की ताकत ही नहीं बची। तभी उसका पिता, जो अब तक गुस्से से फुफकार रहा था, अचानक उठकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक झटके में उसने कन्ना के बालों को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके दोनों गालों को जोर से दबाते हुए गुर्राकर बोला, कहाँ से मुंह काला करा करके आ रही है तू? उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। क्या अपनी माँ के रास्ते पर चल रही है? उसने कन्ना को झकझोरते हुए फिर से पूछा, बता, इतनी रात तक कहाँ थी और किसके साथ थी? डर से कन्ना का चेहरा सिकुड़ गया। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन वह किसी तरह टूटती हुई आवाज में बोली,
बाबा मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सांस संभालते हुए उसने फिर कहा, मैं कहीं नहीं गई थी आपका मुंह काला करने के लिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रदीप बाबू ने उसके बालों को और जोर से खींच लिया। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। दांत भींचते हुए वह गरजे, तो फिर लोगों को हंस हंस कर हमें अपमानित करने की हिम्मत कहाँ से मिल गई? उनकी आवाज और भी कड़वी हो गई। ऐसा दिन देखने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? उनकी यह बात सुनकर कणा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर दर्द से कांपते हुए भी उसके होठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान उभर आई। धीरे से उसने कहा, मरने ही तो गई थी, लेकिन शायद यमराज को भी मैं उतनी पसंद नहीं आई। उसने दर्द से भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में जोर दिया, जितनी आपको नहीं आती। तभी पीछे से कना के बड़े मामा की आवाज सुनाई दी, प्रदीप उसके शरीर पर जो शर्ट है वही बता रही है कि वो इतने समय तक कहाँ थी। अब वो तुझे और क्या समझाएगी? उन्होंने ठंडी हंसी के साथ आगे कहा, मैं तो आते ही तुझे बता चुका हूँ कि मेरे एक दोस्त ने से रेलवे लाइन के पास एक लड़के के साथ। वह एक पल को रुक गए, फिर घृणा से मुंह फेरते हुए बोले, छोड़ो, वो सब मुंह से कहते हुए भी शर्म आती है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सबसे अच्छा होगा कि आज ही रात इसे मैनाक से ब्याह दो। कमरे में बैठे उस अधेड़ आदमी की ओर इशारा करते हुए वह बोले, इसके माँ बाप पहले ही मर चुके हैं, कोई झंझट नहीं है। कल सुबह की ट्रेन से मैनाक मध्य प्रदेश जा रहा है। अगर आज रात शादी कर दी तो कल इसे अपनी पत्नी बनाकर साथ ले जाएगा। उन्होंने जैसे फैसला सुना दिया, टिकट की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उसके बाद वहां जाकर ये जिए या मरे, कम से कम यहाँ हमें लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। उनकी आवाज और भी कठोर हो गई, और मैनाक के रहते हुए किसी और के खेत की फसल खाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। उन्होंने तिरस्कार से कना की ओर देखते हुए कहा, तब चाहकर भी अपनी माँ की तरह गंदगी नहीं फैला पाएगी। ऐसे मामलों में शुरू से ही लगाम कसकर रखना पड़ता है। तुमने ही इसे ढील दे दी, इसलिए आज ये हाल हुआ है। फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, क्यों मैनाक, संभाल पाओगे ना? अब तक चुप बैठे उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर कना पर टिक गई, एक लालची और गंदी नजर। फिर वह होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर उड़ने की कोशिश भी करेगी तो उसके पर काट कर रख दूंगा। प्रियंका देवी डरते डरते धीमे स्वर में बोली, दादा, एक बार फिर सोच लीजिए। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही बड़े मामा ने तेज आवाज में उन्हें डांट कर चुप करा दिया। बस, बिल्कुल चुप। उनकी आवाज कठोर हो गई। इंसान जिंदगी में एक ही गलती बार बार नहीं करता, और अगर कोई करने की कोशिश करे तो उसे समय रहते सुधारना पड़ता है। फिर उन्होंने आदेश के अंदाज में कहा, इसे अंदर ले जाओ, कपड़े बदलवा कर लाओ। मैं घर के पुजारी को बुला रहा हूँ। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर शादी निपटा देंगे, फिर सबको घर भी लौटना है। इधर प्रदीप बाबू ने कना के बालों की मुट्ठी छोड़ दी। फिर अपने बड़े साले की ओर मुड़कर बोले, दादा, मैं कह रहा हूँ, इन सब की क्या जरूरत है? उन्होंने थके हुए स्वर में आगे कहा, वैसे ही काफी रात हो चुकी है, ये सब करते करते शायद सुबह हो जाएगी। उससे अच्छा है जैसे है वैसे ही रहने दो। बस थोड़ा सा सिंदूर लगाकर इसे विदा कर देते हैं। बाकी जो कुछ देना होगा मैं ट्रेन में चढ़ने से पहले दे आऊंगा। यह सुनकर मैनाक भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, असल में मुझे तो कल हर हाल में निकलना ही है, इसलिए काका की बात मानकर आज यहाँ आ गया। मैं आराम से कुर्सी पर टेकते हुए बोला, लेकिन ये पुजारी मंत्र वगैरह की क्या जरूरत है? सिर्फ सिंदूर से ही तो शादी हो जाती है, वही असली होता है। वरना पूरी रात आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। कना के बड़े मामा ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है तो ऐसा ही सही। फिर उन्होंने प्रियंका देवी की ओर देखकर कहा, प्रियंका, इस छोटे से काम के लिए जो करना है जल्दी से कर लो। इतना सुनते ही प्रियंका देवी की आंखों में दर्द और बेबसी तैर गई। उन्होंने धीमे लेकिन कांपते स्वर में कहा, दादा, क्या सच में शादी ही हर समस्या का समाधान है? कना के छोटे मामा ने लंबी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा, तो फिर कंचना दीदी ने ऐसा क्यों किया, जबकि उनका अपना पति और बच्चा भी है? कन्या पढ़ाई में काफी अच्छी है, उसे कहीं जाकर पढ़ने के लिए भेजा जा सकता था। कितने ही बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहाँ सख्त नियम कायदे होते हैं, लेकिन वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगी। कंचना दीदी की गलती की सजा उसे देकर ऐसा लगता है जैसे हम उसे और भी बड़े खतरे में धकेल रहे हैं। इतना कहकर वह चुप हो गए और उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े भाई की ओर देखने लगे, जैसे उनके पास इस सवाल का कोई जवाब हो। इतनी देर से जब से कणा ने अपनी शादी की बात सुनी थी, उसके सीने में डर से हलचल मच रही थी, और डर और घबराहट से उसका गला सूखता जा रहा था।
सामने बैठे उस लड़के की लोलुप नजर बार बार उसके शरीर पर घूम रही थी, जिसे देखकर उसके भीतर घृणा की लहर उठ रही थी। छोटे मामा की बातें सुनकर उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी थी, लेकिन अगले ही पल बड़े मामा के शब्दों ने उस उम्मीद पर जैसे पानी फेर दिया। भाई, तुझे दुनिया की असलियत का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तू ये सब बातें नहीं समझेगा। तेरी ये किताबों वाली समझ बस स्कूल के छात्रों तक ही ठीक लगती है। ऐसे आदर्शों से जिंदगी नहीं चलती। इतना कहकर वो चुप हो गए। अपने बड़े भाई के सामने और कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वे अपने भाई के स्वभाव और जिद को अच्छी तरह जानते थे। जब भी बड़े भाई किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसका अंत देखे बिना कभी नहीं रुकते। लेकिन इस सबके बीच एक नन्ही सी कली शायद खिलने से पहले ही मुरझा जाएगी। यह सोचकर उन्होंने एक लंबी सांस भर ली। उधर प्रियंका देवी भी आंख उठाकर कन्या के चेहरे की ओर देख नहीं पा रही थी। आज उन्हें खुद को बहुत बड़ा अपराधी महसूस हो रहा था। जैसे ही प्रदीप बाबू कणा को छोड़कर थोड़ा दूर हटे, कणा दीवार के सहारे लेकर वहीं नीचे बैठ गई। उसके दोनों पैर दर्द से जैसे सुन्न हो चुके थे। अब खड़े रहने की ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसने सिर दीवार से टिकाकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसे खुद पर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बलि का बकरा हो। सब कुछ तय हो चुका था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बस इंतजार था उस क्षण का, जब उसे इस बलि की बेदी पर सिर झुकाना होगा। उसकी बंद पलकों के कोनों से गर्म आंसू की बूंदें धीरे धीरे बहकर गालों पर उतर आईं। क्या यही जिंदगी है, या फिर सिर्फ जीते रहने की सजा? इधर गाड़ी चलाते हुए बार बार कना का वही दर्द से भरा निस्तेज चेहरा अग्नि की आंखों के सामने तैरने लगा। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। सामने से तेज रफ्तार में आती हुई एक लॉरी को वह किसी तरह साइड देकर बचा पाया और तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। गाड़ी से उतरते ही उसने गहरी सांस ली। वो बस एक पल की देरी होती और आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। उसने जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर एक लंबा कस लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, पर मन जैसे मान ही नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन कणा उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी होती जा रही थी कि अगर यही हाल रहा तो सचमुच कभी न कभी एक्सीडेंट हो ही जाएगा। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद जब वह फिर से गाड़ी में बैठने लगा, तभी उसकी नजर कड़ा की सीट के पास पड़े एक प्लास्टिक बैग पर पड़ी। अग्नि ने झुककर उसे उठाया। देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या? ये तो वही दवाइयाँ और बिस्कुट हैं जो मैं कना के लिए लाया था। उसने ये साथ में नहीं लिया। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभर आई। अगर रात में ये दवाइयाँ नहीं लेगी तो उसके पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। उफ, ये लड़की भी ना कुछ भी ख्याल नहीं रखती अपना। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बड़बड़ाया, और मैं भी कितना आगे निकल आया हूँ। झुंझलाकर उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मार दिया। धत! कंधे पर किसी के स्पर्श से कणा की आंखें खुलीं। सामने उसने देखा प्रियंका देवी आंसू भरी आंखों से उसके सामने खड़ी हैं। प्रियंका देवी ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो और सलवार भी बदल लेना। कना किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने सूखे होठों पर जीभ फेर कर उन्हें थोड़ा भिगोया और फटी फटी आवाज में बोली, थोड़ा पानी दोगी? गला बिल्कुल सूख गया है। देती हूँ कहते हुए प्रियंका देवी ने जल्दी से पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। कन्ना ने एक पल भी गंवाए बिना पानी का ढक्कन खोला और डक डक करके पानी पीने लगी। कुछ पानी उसके गले से बाहर नीचे भी गिर गया। बोतल नीचे रखते ही प्रियंका देवी फिर बोली, अब चलो। कन्ना की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और कटाक्ष था। वह धीमे लेकिन तीखे स्वर में बोली, कहाँ जाऊं? तुम्हारी इच्छाओं की बलि बनने? कन्ना के इस सवाल का प्रियंका देवी के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बस कना के उस पीले पड़ चुके थके हुए चेहरे की ओर देखती रह गई। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, चुपचाप जो कहा जा रहा है वही करो, नहीं तो। प्रदीप बाबू की बात पूरी होने से पहले ही कन्ना ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं तो क्या? फिर से मेरे बाल पकड़ोगे? शायद एक दो थप्पड़ भी मार दोगे। इससे ज्यादा करने की ताकत तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। इतने सालों तक अपनी पत्नी को पीटते रहे, अब बेटी को पीटोगे? इस घर की परंपरा तो यही है ना कि पहले बीवी फिर बेटी। कन्ना की बात सुनते ही प्रदीप बाबू गुस्से से उसकी ओर लपके। कन्ना हल्का सा मुस्कुराई और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, तुम सब लोग सुन लो। जिस औरत को मैंने कभी देखा तक नहीं, उसके किसी कर्म की सजा मैं अपने गले में ये कांटों का हार बनाकर नहीं पहनूंगी। उस इंसान से मुझे नफरत है, इसलिए उससे मेरी तुलना करके मेरी माँ की दी हुई परवरिश को छोटा मत करो। इस शादी को करने से अच्छा तो मैं मौत का रास्ता चुन लूंगी। मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं
प्रदीप बाबू तेज कदमों से आगे बढ़े और आते ही कना के बालों को मुट्ठी भरकर पकड़ लिया। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा था। तू मुझे धमकी देती है? मुझे? वह दहाड़ते हुए बोले। अगर तुझे मरना भी है तो इस शादी के बाद मरेगी। यह शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। कना ने दर्द से आंखें भींच ली, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी। मैं शादी नहीं करूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। तुम लोगों की कुछ गलत धारणाओं की वजह से मैं इस घटिया आदमी को अपनी जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? प्रदीप बाबू गरजते हुए बोले। कना अपने फैसले पर अडिग रही। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मर भी जाऊं तो भी नहीं। तुम लोग चाहो तो मुझे मार ही डालो। कना की सांसें तेज हो रही थी। उसके बालों की जड़ों पर पड़ रहा खिंचाव धीरे धीरे और भी दर्दनाक होता जा रहा था। शादी नहीं करेगी तू? ये कहते ही प्रदीप बाबू ने उसके बालों को जोर से झटका और उसके गाल पर तड़ातड़ दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसे धक्का देकर पीछे की ओर धकेल दिया। कणा दर्द से आह कहती हुई पीछे की ओर लड़खड़ाई। वह आंगन में गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। धुंधली होती नजर से उसने एक पल के लिए उस इंसान की ओर देखा और जैसे किसी गहरे भरोसे में डूबकर अपने पूरे शरीर का भार उसी पर छोड़ दिया। उसने कसकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। सामने खड़ी कई जोड़ी आंखें विस्फारित नजरों से ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।